बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मुज़ाकरात के मामले में नून लीग और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अलग अलग होता चला जा रहा है। फजलुर रहमान साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उसकी वजह मैंने आपको पहले बताई है। PMLN के मौक़िफ़ की वजह जो है वो आप सब जानते हैं कि पंजाब के अंदर इस वक्त इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है। PMLN ने अभी तक अपने टिकट तक जारी नहीं किए और टिकट्स जो है वो जमा भी नहीं करवाए। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे जो हैं वो ताने दे रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि तहरीक इंसाफ ने टिकट जमा नहीं करवाए, लेकिन उन्होंने 297 सीटों के ऊपर तमाम जो पंजाब की नशस्तें हैं उनके ऊपर अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए। सिर्फ 3-4 जगहों के ऊपर कोई पेंडिंग लिखा हुआ था, उन जगहों पे फैसला होना बाकी है। बाकी तमाम जगहों पर अपने उम्मीदवार फाइनल करके और उनके टिकट जारी कर दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जबकि दूसरी जानिब जो है वो PMLN ने अभी तक जारी नहीं किए। पीपल्स पार्टी के पास भी उम्मीदवार पूरे नहीं है। तो पंजाब में बड़ी गैर मामूली सूरत है जिसका सामना है। फजलुर रहमान साहब का मसला यह है कि उन्हें पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इक़्तिदार नहीं मिलेगा। जिस वक्त वफाकी हुकूमत चली जाएगी तो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का ओहदा भी उनकी फैमिली से चला जाएगा और वफाकी वज़रा के ओहदों पर बैठे हुए उनके 4 बंदे फारिग हो जाएंगे और 1 दर्जन के करीब जो उनके करीबी लोग मुख्तलिफ जगहों पर एडजस्ट किए गए हैं वो सारे के सारे फारिग हो जाएंगे। तो फजलुर रहमान साहब इसको ड्रैग करना चाहते हैं और इस उम्मीद से है कि शायद आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए हालात मुश्किल हो जाए और कुछ बेहतर हालात हो जाए PMLN के लिए या PTM की जमातों के लिए, तो शायद दोबारा रास्ता निकला है फजलुर रहमान साहब के लिए। इसलिए ये तकलीफ उन्हें इलेक्शन में जाने से रोक रही है। इलेक्शन में गैर मामूली सूरत का सामना है। PMLN को पंजाब में PTI ने तो कभी पंजाब से उम्मीद ही नहीं की और बाकी जमातें भी पंजाब में कहीं वजूद नहीं रखती। तो PMLN का मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। PMLN को अपने टिकट भी प्रॉपर उम्मीदवार उनको नहीं मिल रहे जिनको वो टिकट दें। बहुत सारे लोग आजाद इलेक्शन लड़ना जो है वो ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं PMLN के प्लेटफॉर्म से लड़ने की निस्बत, क्योंकि जो महंगाई की सूरत की गई है, जो इकोनॉमी की सूरत की गई है, जो लोगों के कारोबार तबाह किए गए हैं, जो लोगों के घर की मईशत को तबाह किया गया है, उसमें तो लोग PMLN को वोट देने से रहे। अब PMLN ने वापस थोड़ा सा ट्विस्ट करना शुरू किया है। ख्वाजा साद रफीक का जो स्टेटमेंट था अदालत के अंदर वो बड़ा हौसला अफजा था कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम ही मुज़ाकरात करेंगे, हम किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। काफ लीग का मौक़िफ़ भी वहां पे आया, जमात इस्लामी का भी आया, शेख रशीद ने अपना मौक़िफ़ दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ दिया। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि मुज़ाकरात 2018 से हम शुरू करेंगे। कि 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत बनी फिर क्या हुआ, फिर एक एक दिन करके पहुंचेंगे। तो ये एक्चुअली चीजों को ड्रैग करना चाह रहे हैं, लंबा करना चाह रहे हैं। हालांकि जो मुज़ाकरात हैं वो सिर्फ इस बात पर होने हैं कि इलेक्शन की तारीख क्या होगी, यानी इलेक्शन एक साथ होंगे या इलेक्शन अलग अलग होंगे। ख्वाजा आसिफ ने क्लेम किया कि आईने पाकिस्तान कहता है कि एक साथ इलेक्शन करवाए जाएंगे। हमने आईने पाकिस्तान को छान मारा, हर जगह पे देखा, कहीं पे ये चीज नजर नहीं आई, बल्कि आईने पाकिस्तान में ये लिखा हुआ देखा कि अगर कोई असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर ले तो 2 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएगा और अगर कोई असेंबली अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। अब ये अलग अलग असेंबलियां हैं, अगर अलग अलग तहलील होंगी तो अलग अलग इलेक्शन होंगे। कहीं पे आईने पाकिस्तान में ये शिक दर्ज नहीं है कि आपको हर हाल में इलेक्शन एक साथ करवाने हैं। बहरहाल ये चीजों को लंबा करना चाहते हैं। मुज़ाकरात बहरहाल सिर्फ 2 चीजों के ऊपर होने हैं कि पाकिस्तान में क्या इलेक्शन एक साथ करवाए जाए या अलग अलग करवाए जाए, और अगर एक साथ करवाए जाए तो किस तारीख को इलेक्शन करवाए जाए। नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम बहुत सीधा सीधा है। मरीम नवाज साहबा ने ट्वीट करके मुज़ाकरात की मुखालफत भी कर दी है कि बातचीत नहीं होनी चाहिए और ये उन्होंने अपनी पार्टी को और अपने इत्तेहादियों को पैगाम दिया है कि हम इसको नहीं मानेंगे। वो वहां पे सऊदी अरब में मौजूद थी, रमजान मुबारक में इबादत के लिए गए हुए हैं, वहां से उन्होंने ये बयान जारी किया है। नवाज शरीफ साहब के साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरे होते हुए इस तरह तो दिखाई नहीं दे रहे जितनी तेजी से वक्त गुजर रहा है। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और नवाज शरीफ साहब के लिए एक तो यह है कि इमरान खान साहब का पत्ता साफ करके दिया जाएगा। जो वादा मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब से किया गया है और ये जो वादा है, इस वादे में इमरान खान साहब का क्लेम है कि नवाज शरीफ साहब को तहरीरी तौर पर लिखकर दिया गया है कि इमरान खान साहब का पत्ता साफ करके दिया जाएगा इलेक्शन से पहले, और साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब की बगैर गिरफ्तारी पाकिस्तान में वापसी होगी और मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस को खत्म किया जाएगा और मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली को भी खत्म किया जाएगा। ये चीजें एजेंडे का हिस्सा है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो आपको बता देता है कि ये सब चाह क्या रहे हैं। देखिए, दोनों जो फ्री कैन है वो मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर जाएंगे। मैक्सिमम पोजीशन का मतलब यह है कि मुज़ाकरात से पहले दोनों फ्री कैन ज्यादा डिमांड्स रखेंगे ताकि जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे तो दोनों के बाद छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ हो। यानी एक जो है वो अगर इस जगह पे खड़ा है तो दूसरा भी अपने आप को यहां खड़ा करेगा और दोनों नीचे आएंगे तो किसी जगह पे जाके दोनों का मिलाप हो जाएगा और कंसेंसस हो जाएगा। अगर तो ये होना है, अगर नियतें हुई तो ये हो जाएगा। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी कि 14 मई के करीब लेकर आए वफाकी हुकूमत को, या जो इत्तेहादी हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, उसको 14 मई के करीब लेकर आए इलेक्शन के लिए। जबकि शहबाज शरीफ साहब का और उनके इत्तेहादियों की कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 अक्टूबर के करीब लेकर जाए। यानी उनकी जो डेडलाइन है वो 8 अक्टूबर को पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 14 मई वाली तारीख के ऊपर रुकेगी। तो ये दोनों जब आपस में नेगोशिएशंस करेंगे, यानी 14 मई जो है वो साल का 134वां दिन होता है, जो साल शुरू होता है उसका 134वां दिन 14 मई होता है, और जो 8 अक्टूबर है वो साल का 281वां दिन होता है, 281 281वां दिन होता है। और इन दोनों के बीच में जो दिन आता है, जो इन दोनों के सेंटर में एक दिन आता है कि ना तेरी ना मेरी, अगर इस तरह भी बात हो जाए तो वो 26 जुलाई का दिन होता है।
26 जुलाई जो है वो एक ऐसा दिन है, और ये बुध वाला दिन है, 26 जुलाई दोनों का सेंट्रल पॉइंट है। तो बहुत मुमकिन है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि 23 जुलाई को भी संडे है, 30 जुलाई को भी संडे है, 6 अगस्त को भी एतवार है, और 13 अगस्त को भी एतवार है। ये वो तारीखें हो सकती हैं जिनके अंदर इंतखाब करवाया जा सकता है। अगर बिल्कुल सेंटर में या मिड पॉइंट के ऊपर दोनों पॉलिटिकल पार्टी, या आप ये कह दें कि दोनों ग्रुप्स अगर बिल्कुल सेंटर में आ जाएं तो, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर, और अभी इनकी उम्र 64 साल है। ये इनका आखिरी साल गुजर रहा है बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और सितंबर के दरमियान में आकर रिटायर हो जाएंगे उमर अता बंदयाल साहब। तो इनकी रिटायरमेंट से पहले पहले पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का शुबा है कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस बनने के बाद वो एक मुखालफाना नजरिया रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और वो शायद नहीं चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बने। तो तहरीक इंसाफ को इस बात का शुबा है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को देखते हुए आने वाले चीफ जस्टिस शायद सहूलतकारी फराम करें या मदद फराम करें पीडीएम के लोगों को, और उसके बाद इंतखाबात जो है वो तब तक तातुल का शिकार होते चले जाए जब तक कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे बंद नहीं बांध दिया जाता। लिहाजा वो ये चाहेंगे कि जो इस वक्त अदलिया मौजूद है, जिसने इमरान खान की भी हुकूमत को खत्म किया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उनसे बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, इसी हुकूमत के साथ, इसी अदलिया के साथ, और एक मरतबा फिर इलेक्शन करवाया जाए और न्यूट्रल तरीके से कोशिश की जाए कि इलेक्शन जीतकर वो इक्तदार में आ जाए। अब वो कौन सी चीजें हैं जो इस वक्त पीडीएम चाहेगी या उनके सहूलतकार चाहेंगे कि इमरान खान साहब कमिट करें पीडीएम के साथ या अदालत के बीच में या कहीं पे भी जहां वो चाहें। मैं आपको उनके फेयर्स बता देता हूं, उनके खौफ बता देता हूं, किन चीजों का सहूलतकारों को और एस्टेब्लिशमेंट को और पीडीएम को किन चीजों का खौफ है। नंबर एक, जो NRO2 है, जो हासिल किया गया बड़ी मुश्किल से, सबके गलों से फंदे निकाले गए, जो लूट मार का पैसा था गालिबन 1100 अरब, ये लूट मार का पैसा था, पाकिस्तानी अवाम का पैसा था, जिसको खा गए खाने वाले। इसमें NRO2 जो है उसको इमरान खान साहब वापस रिवर्स कर देंगे, यानी NRO2 मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा। इस बात का शदीद खदशा है। केसेस दोबारा खुल जाएंगे, दोबारा रिकवरियां और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन ये केसेस बहुत पुराने हैं और इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खुद बनाए थे, इमरान खान साहब ने नहीं बनाए। तीसरा जो इन्हें लगता है कि नैब के कवानीन जो है वो दोबारा नाफिज हो जाएंगे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो वो नैब के अंदर जो तरामीम की गई है, नैब के कवानीन के अंदर वो तरामीम वापस कर देंगे और नैब दोबारा एक ताकतवर इदारा बन जाएगा। चौथा, उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब के पास कानून को सख्ती से नाफिज करने का अब जवाब होगा, जो उनके साथियों के साथ हो रहा है, जो आजम सवाती के साथ हुआ, जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो फवाद चौधरी के साथ हुआ, जो अदर मशवानी के साथ हुआ, जो अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ, जो उनके 3500 के करीब बंदे, हजारों लोग उनके गिरफ्तार हो गए हैं, उनके साथ जिस किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को नंगा किया जाता है, जिस तरीके से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को हरासा किया जाता है, तो इमरान खान साहब के पास खुला जवाब होगा कि भाई यही तरीका होता है कानून का निपटने के लिए। अब डर इस बात का है कि जो जो चीजें इमरान खान साहब बतौर डेमोक्रेट समझते थे कि ये नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें करने के बाद उनको भी जवाब फराहम कर दिया है कि वो अगर मुस्तकबिल में चाहें तो कानून का निफाज सख्ती के साथ कर सकते हैं। पांचवी चीज यह है कि जिन अफसरान और पुलिस वालों ने खास तौर पे गैर कानूनी हथकंडों में हिस्सा डाला है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। अब इन लोगों में से अक्सर ने एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर गंद घोला है और एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करते करते इन्होंने गलत काम किए हैं। अब मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने प्यारों को नुकसान होने नहीं देती, इस दफा तो एस्टेब्लिशमेंट खुद भी खतरे में है, अवाम उनसे नाराज है। तो इस सूरत हाल में ये ब्यूरोक्रेट जो है, इनके बारे में भी खदशा है कि इमरान खान साहब से इनको नुकसान पहुंचेगा। छठा, एस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा या वो ताकतवर लोग जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, उनके लिए भी मसाइल बन सकते हैं जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन में अपना हिस्सा डाला। सातवां, वो ताकतवर लोग, और वो चंद लोग हैं ताकतवर लोग जिनका तस्करा अली अमीन गंडापुर भी कर रहे थे गिरफ्तारी के दौरान कल वाली वीडियो के अंदर, और जो चंद ताकतवर लोगों ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, तशद्दुद का रास्ता अपनाया है, फस्तायत का रास्ता अपनाया है और लिमिट क्रॉस की है, वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जनरल रिटायर बाजवा, आठवां मसला यह है कि जनरल रिटायर बाजवा और चंद किरदारों का मुहासबा हो सकता है जिन्होंने इमरान खान के बकौल अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, और इस बारे में इमरान खान साहब ने लिखकर शिकायत भी भिजवाई थी। गालिबन सदर पाकिस्तान को भी लिखा था इमरान खान साहब ने लेटर, और शायद अदालत को भी लिखा था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो साबिक है, उन्होंने अपने हलफ से गद्दारी की है या अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। नौवां नुकता यह है कि इमरान खान का रास्ता रोकते रोकते कुछ ऐसे हकायक सामने आ गए हैं जो आइंदा मुसीबत बनेंगे पीडीएम के लोगों के लिए। मिसाल के तौर पर जो तोशाखाना का मामला है, उसमें जरदारी और नवाज शरीफ, मरियम नवाज मुबैना तौर पर उनके ऐसे मामला निकल आए हैं कि अब उनको जवाब देने पड़ेंगे। इमरान खान तो निकल जाएंगे अपने केस में से, उन्होंने तो अपनी रसीदें तक दे दी हैं, उनकी चीजें क्लियर हो रही हैं, लेकिन जरदारी और नवाज शरीफ बहुत बुरी तरह फंस गए हैं गाड़ियां लेकर, और वो रिकॉर्ड सामने आ गया है, अब वो इसमें नहीं बचते। फिर जो एक और चीज है वो ये है कि ममनुआ फंडिंग केस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप देख रहे हैं कि अभी ममनुआ फंडिंग केस का उस तरह सामना नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड जमा करवा दिया है, लेकिन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने एक भी रिकॉर्ड अभी तक जमा नहीं करवाया, बल्कि वो भाग रहे हैं। तो ये जो केस जिसको इमरान खान के खिलाफ खोला गया था, इसको खोलते वक्त बिल्कुल किसी को एहसास नहीं था कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इतनी बुरी तरह फंस जाएंगे। तो ये हकायक अब जो सामने आए हैं वो उनमें बुरी तरह इन्वॉल्व हो गए हैं, और उससे कैसे बचेंगे। फिर एक जो आखिरी चीज, और बहुत सारी भी चीजें होंगी, लेकिन जो मैंने पॉइंट आउट की चीजें उनमें आखिरी चीज ये है कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोगों के जज्बात भड़के हुए हैं, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत बन गई तो लोगों को मजीद तकवीयत मिलेगी और लोगों को मजीद हौसला मिलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में हराया जा सकता है और अवाम की ताकत से आप तब्दीली ला सकते हैं।
یہ وہ چیزیں ہیں, وہ خوف ہے جو عمران خان سے آ رہے ہیں ان کے مخالفین کو. لیکن کیا یہ ساری چیزیں عمران خان سے مانگی جا سکتی ہیں؟ بڑا سوال یہ ہے. اگر یہ چیزیں عمران خان صاحب سے مانگی جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اور ان کے سہولت کار یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان الیکشن جیت رہے ہیں اور عمران خان کی حکومت آ رہی ہے. تو اس طرح تو یہ پہلے سے سرنڈر کر گئے ہیں. دوسرا, یہ ان میں زیادہ تر چیزیں رول آف لا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. رول آف لا کو آپ کسی جگہ پہ بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. قانون کی حکمرانی کو آپ عدالت میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں دے سکتے جہاں پہ آپ قانون کی حکمرانی کو چیلنج کر دیں یا آئین اور قانون کے خلاف بات کر دیں. عمران خان صاحب سے اتنا کہیں گے کہ میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا, لیکن پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو اسی میں ہی ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اور سارے لوگ جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں. بلاول زرداری صاحب مئی میں جائیں گے جی, ایک بڑی خبر ہے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور بہت ساری خبریں ہیں لیکن وہ بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ بلاول زرداری صاحب جائیں گے بھارت, اور بھارت میں جا کر وہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کے اجلاس کے اندر شرکت کریں گے. پاکستان نے ایک پالیسی بنائی تھی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں, جس وقت بھارت نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا تھا اور جو ایک جداگانہ حیثیت ہے مقبوضہ کشمیر کی اس کو ختم کیا تھا. تو پاکستان کی اسٹیٹ نے, ریاست نے عمران خان صاحب کی سربراہی میں یہ پالیسی بنائی تھی کہ ہم بھارت کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات تب تک نہیں رکھیں گے جب تک کہ کشمیریوں کو ان کا خصوصی اسٹیٹس واپس نہیں مل جاتا. اور بہت زیادہ نعرے لگائے بلاول نے, ان کی پارٹی نے, پی ایم ایل این نے, ان کی پارٹی نے. وہ یہ کہتے رہے کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا, کشمیر کو بیچ دیا. لیکن عمران خان نے اس کے بعد سے لے کر اب تک جنرل باجوہ کی مخالفت مول لینے کے باوجود بھارت کے ساتھ بات چیت نہیں کی, اور وہ ڈٹے رہے اس بات کے اوپر کہ ہم تعلقات نارملائز تبھی کریں گے جب کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا. لیکن اب بلاول صاحب کی پالیسی یہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں مئی کے آغاز میں پہلے ہفتے میں بھارت, اور بھارت کا دورہ کرنے لگے ہیں. اور کیا یہ کشمیریوں کے کاز کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ کیا یہ پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ یہ پالیسی ہے اس حکومت کی. لیکن ماضی میں جب وہ عمران خان صاحب کے اوپر کیچڑ اچھالتے تھے, الزامات لگاتے تھے, جب بلاول نواز شریف کو کہتے تھے مودی کا جو یار ہے غدار ہے تو مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو, تو اس وقت ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ کل کو ان کے گلے بھی کوئی ذمہ داری پڑ سکتی ہے. بہرحال یہ اسٹیبلشمنٹ کی تبدیل ہوتی ہوئی پالیسی ہے بھارت کے بارے میں, اور وہ بھارت کے بارے میں مختلف طریقے سے سوچتے ہیں. یہ جنرل باجوہ بھی ایسے ہی سوچتے تھے کہ بھارت کے ساتھ صلح کی جائے اور کشمیر کو سائڈ پہ رکھ لیں. دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.